Hello everyone, this is Neha. Welcome back on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, today I am going to discuss the fourth chapter from English NCERT Standard 10th book, The First Flight. The name of the chapter is From the Diary of Annie Frank. Let's start. The author of this story is Annie Frank herself, as this is an extract taken from her diary, which she wrote while hiding. Let's start the story and discover the new things. Anneliese Mary Annie Frank, 12 June 1929, March 1945, was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in World War II. एनी फ्रैंक जिनका जन्म 12 जून 1929 को और मृत्यु साल 1945 के फरवरी मार्च में हो गई थी, वो एक जर्मन बॉर्न जर्मनी में पैदा हुई जेविश गर्ल थी जो अपने परिवार और अपने चार दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में तब छुपी हुई थी जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. उनका परिवार जो था वो एम्स्टर्डम जा चुका था. वो लोग एम्स्टर्डम में जा चुके थे जब तक नाजियों ने जर्मनी में शक्तियां प्राप्त कर ली थी. लेकिन जल्दी ही ये नाजी जो थे इन्होंने नीदरलैंड्स में भी अपना अधिकार जमा लिया. वहाँ पे भी ये लोग घुस गए और तब इनका परिवार भी पकड़ा गया. As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. जब जेविश पॉपुलेशन जेविश जो लोग थे उनके प्रति नाजियों का जब अत्याचार बढ़ गया तो एनी फ्रैंक का जो परिवार था वो उनके पिता ऑटो फ्रैंक के ऑफिशियल बिल्डिंग में 1942 के जुलाई में जाके छुप गया. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank. 2 सालों के बाद यहाँ छुपने के 2 सालों के बाद एनी फ्रैंक के परिवार को नाजियों ने लोगों ने ढूंढ लिया और इसके बाद इनके परिवार को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया बर्जन बेल्सन में, जहाँ की एनी की मौत टाइफस नाम की बीमारी से हो गई और उसके पहले उनकी बहन मार्गरेट फ्रैंक की मृत्यु हो चुकी थी. हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड. युद्ध खत्म होने के बाद ऑटो जो कि एनी के पिता थे वो अपने इस परिवार में इकलौते सर्वाइवर बचे थे तो वो वापस एम्स्टर्डम आ गए टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बिन सेव्ड. और उन्होंने देखा कि एनी की जो डायरी है वो बिल्कुल सेफ है. कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. उन्होंने ये तय किया कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, इसलिए वो इसे एक टाइटल डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से इंग्लिश में पब्लिश कराएंगे. द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its final entry of 1st August 1944. एनी फ्रैंक को ये डायरी उनके जन्मदिन के अवसर पे, उनके 13वीं जन्मदिन के अवसर पे दिया गया था, जिसमें अपने लाइफ के इवेंट्स को लिखती थी. यहाँ 12 जून 1942 दिस इज़ द डेट ऑफ बर्थ उनका 12 जून है और 1942 में ये डायरी दी गई है. उनकी बर्थ ईयर जो है वो 1929 थी और इस डायरी की फाइनल एंट्री जो थी वो 1 अगस्त 1944 की थी. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मेनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स. पहले ये किताब ओरिजिनली जो थी ये डच भाषा में लिखी गई थी, जिसे बाद में अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित किया गया और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई. देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. इस डायरी पे बहुत सारी फिल्में बनी, फिल्मों की कहानियाँ बनी, टेलीविज़न पे कहानियाँ आई, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस हुए
यहाँ तक कि एक ओपरा भी इस डायरी पे आधारित है। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. इस डायरी को पढ़ के ऐसा लगता है कि ये काफ़ी गहरी सोच रखने वाले व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, जो कि नाजियों के जो शक्ति पाने के बाद का जो कार्यकाल था, उस दौरान किस तरह की सिचुएशन थी, कैसी परिस्थितियां थीं, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. एनी फ्रैंक जो है वो हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स जो हैं, जो भी लोग जिनके साथ ये अपराध हुए, उनमें सबसे ज़्यादा जानी मानी व्यक्ति बनी। राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी में लिखना मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए अपने आप में बहुत ही अजीब बात है, बहुत ही अलग अनुभव है। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. ये ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने पहले कभी लिखा नहीं है, बल्कि मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरे लिखने के बाद क्या मुझ जैसी एक 13 साल की लड़की की लिखी हुई बातों को कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा आगे। Oh well, it doesn't matter. चलो कोई बात नहीं. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. कोई बात नहीं है, मुझे लिखने की इच्छा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे लिखना चाहिए, तो मैं लिखूंगी, मैं अपने दिल की हर बात इस डायरी में लिखूंगी. Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and I was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. एक दिन जब मैं अपने घर में ऐसे ही बैठी थी, जब मैं खुद को डिप्रेस महसूस कर रही थी, मैं बोरिंग फील कर रही थी, मैंने अपने गालों पे अपने हाथ रखे थे और मैं ये सोच रही थी कि मैं बाहर जाऊं या घर के अंदर बैठूं। तब मैंने सोचा कि पन्ने जो होते हैं, जो पेपर होते हैं, उनके अंदर इंसानों से कहीं अधिक धैर्य होता है। I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience. मैं जहाँ बैठी थी वहीं बैठे बैठे ही मैंने सोचा कि हाँ बिल्कुल, पेपर जो होते हैं वो ज़्यादा सहनशील होते हैं। And since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. मैंने सोच लिया था कि मैं इस नोटबुक जैसी जिसे डायरी में कह रही हूँ, इसे मैं किसी और को पढ़ने नहीं दूंगी और जब तक कि मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं बन जाता, तो ये डायरी ही मेरे लिए दोस्त होगी। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. चलिए मैं वापस अपनी इसी बात पे आती हूँ कि मुझे अब तक कोई ऐसा मिला नहीं जिसे मैं सच्चा दोस्त कह सकूं। इसीलिए मैंने अपनी डायरी को ही अपने दोस्त की जगह पर रख लिया। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. मैं इस बात को और स्पष्ट कर दूं क्योंकि कोई इस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि मुझ जैसी एक 13 साल की लड़की जो है वो दुनिया में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं वैसे हूँ भी नहीं अकेली। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी एक 16 वर्षीय बहन है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और ऐसे लगभग 300 लोग हो गए जिन्हें मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। मेरा एक परिवार है, मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, आंट्स हैं, मेरा एक घर है। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। अगर सतह की बात मैं करूं तो मेरे पास सब कुछ है, बस एक सच्चा दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। मैं यही सोचती हूँ कि जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो एक अच्छा समय बीतता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ अलग बात करती हूँ, मैं उनसे अलग हो सकती हूँ। मैं भी वो रोज़ की ही आम बातें करती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। मैं ऐसी कोई कोशिश हमारी नहीं होती है कि हम एक दूसरे से क्लोज हों।
एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। शायद ये समस्या है कि मैं लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुल नहीं पाती, मिल नहीं पाती, क्योंकि मैं उन पर बहुत विश्वास नहीं करती। In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. जो भी हो, अब परिस्थितियां तो ऐसी ही हैं और शायद दुर्भाग्यवश ये कभी बदलेंगी भी नहीं। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही वह कारण है जिसकी वजह से मैंने डायरी लिखना शुरू किया। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. इस इमेजिनेशन को, इस कल्पना को और बढ़ाते हुए मैं ये सोचती हूँ कि ये इतने दिनों से ये मेरी जो कल्पना अच्छे दोस्त की बनती आ रही है या रही है, मैं ऐसा नहीं करूँगी जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं, डायरी लिखते हैं तो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, कुछ ख़ास अलग नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, मैं अपनी इस डायरी को ही अपना दोस्त बनाऊँगी और आज से मैं इसे अपने दोस्त किटी के नाम से बुलाऊँगी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. ऐसा है कि अगर मैं कुछ कहानियाँ लिखूँगी इसमें किटी के अंदर, तो शायद लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन ये कहीं ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं अपनी ही लाइफ का एक छोटा-सा, एक ब्रीफ स्केच बनाऊँ, अपनी ही लाइफ के बारे में कुछ लिखूँ। वैसे ये मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा करूँगी। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. मेरे पिता, जो दुनिया के साथ सबसे ज़्यादा प्यार किए जाने वाले पिता में से एक हैं, उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 वर्ष के नहीं हो गए और मेरी माँ 25 वर्ष की नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी बहन मार्गट जो थी, उसका जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मैं जब 4 वर्ष की थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। मेरे पिता जो थे वो 1933 में हॉलैंड चले गए। इसके बाद मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक जो थी, वो भी उनके साथ सितंबर में चली गई। While Margaret and I were sent to Anken to stay with our grandmother, जबकि मुझे और मेरी बहन मार्गट को आकिन भेज दिया गया हमारी दादी माँ के साथ रहने के लिए। Margaret went to Holland in December and I followed in February. Margaret दिसंबर में हॉलैंड चली गई और उसके बाद फरवरी में मैं चली गई। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret, और मुझे बर्थडे टेबल पे, मार्गट के बर्थडे पे टेबल पे इस तरह रख दिया गया जैसे मैं उसके लिए उसके बर्थडे का तोहफा हूँ। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। वहीं मैंने अपनी मॉन्टेसरी स्कूल नर्सरी स्कूल की पढ़ाई शुरू की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। मैं वहाँ तब तक रही जब मैं 6 वर्ष की हो गई। इसके बाद वहीं मैंने अपना फर्स्ट फॉर्म, पहली कक्षा में भी पढ़ाई शुरू की। In the sixth form, my teacher was Mrs. Cupress, the headmistress. छठी कक्षा में मेरी शिक्षिका जो थी वो मिसेस क्यूप्रस थी और वो मेरे स्कूल की हेडमिस्ट्रेस भी थी। At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. जब पूरा साल खत्म हो गया तो साल के अंत में क्योंकि मैं विदाई ले रही थी, इसलिए हम दोनों बहुत रोए। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. 1941 की गर्मियों में दादी माँ बीमार हो गईं और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए मेरा जन्मदिन जो था वो बहुत ही साधारण तरीके से मनाया गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। दादी माँ की मृत्यु जनवरी 1942 में हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। मुझे नहीं पता कि किस किस को ये बात पता है,
कि मैं उन्हें अभी भी कितना प्यार करती हूँ और उन्हें कितना मिस करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. इस बार का जो जन्मदिन मनाया जाने वाला था 1942 का, उसे उसमें कुछ खास किया जाने वाला था और दादी माँ के सामने जलने वाला जो के सामने जलने वाली जो मोमबत्ती थी वो भी जली। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. हमारे हमारे लाइफ में अभी सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम चारों की लाइफ में, हम मेरे पूरे परिवार की लाइफ में। और आज 20 जून, आज का जो प्रेजेंट डे है 20 जून 1942 का, जो मैं अपनी डायरी को डेडिकेट कर रही हूँ। डियरेस्ट किटी, और एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। मेरी प्यारी किटी, हमारा पूरा जो क्लास है वो अपने बूट्स में क्वैक कर रहा है, मतलब अपने अपने जूतों को सभी लोग नर्वसनेस में हिला रहे हैं, पटक रहे हैं। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। और ये नर्वसनेस इसलिए है क्योंकि हम सभी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे शिक्षक हम में से किसको दूसरी कक्षा में, अगली कक्षा में भेजेंगे और कितनों को इसी कक्षा में रख देंगे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधी क्लास जो है वो लगभग बेट लगा रही है, आपस में शर्त लगा रही है। GN एंड आई लाफ ourselves silly at the two boys behind us। GN और मैं अपने पीछे बैठे हुए दो बेवकूफ़ लड़कों पे हंस रहे हैं, CN एंड जैक्स। और वे दोनों लड़के कौन हैं? CN और जैक्स हैं। who have staked their entire holiday savings on their bet। जिन्होंने अपने पूरे इस हॉलीडे के जो सेविंग्स उन्होंने कर रखी है उसे बेट पे लगा दिया है। शेक सॉरी फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। सुबह से लेके रात हो चुकी है और सभी लोग आपस में एक दूसरे से कह रहे तुम पास हो जाओगे, तो कोई कहता है मैं नहीं होऊंगा, फिर कोई कहता है नहीं तुम हो जाओगे पास, फिर कोई कहता है मैं पास नहीं होऊंगा। इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। यहाँ तक कि मैं और जीज हम दोनों गुस्सा भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन हमारे गुस्से से इन लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब शांत नहीं होते। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back। अगर पूछा जाए तो इसमें बहुत सारे ऐसे बेवकूफ़ हैं जिन्हें इसी क्लास में रख दिया जाना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। लेकिन शिक्षक जो है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा अवश्यंभावी, मतलब ऐसे वो लोग हैं जिनके बारे में कहा नहीं जा सकता है कि वो कब क्या कर देंगे, कब कैसा डिसीज़न ले लेंगे। ये ऐसे जीव हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपने और अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। विल मेक इट, हम लोग ज़रूर पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मुझे विश्वास नहीं है, वो मैथ्स है। एनी वे, ऑल वी कैन डू इज़ वेट। जो भी हो, हम जो कर सकते हैं वो तो यही है कि हम इंतज़ार कर सकते हैं। Until then, we keep telling each other not to lose heart। और तब तक हम एक दूसरे को यही कहेंगे कि हार मत मानो। I get along pretty well with all my teachers। मेरे अपने सारे शिक्षकों के साथ अच्छे संबंध हैं। There are 9 of them। जे मेरे स्कूल में पूरे सॉरी मुझे जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनमें सभी जो संख्या है सभी टीचर्स की वो 9 है। देर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women। जिसमें कि 7 पुरुष शिक्षक है और 2 महिला शिक्षिकाएं हैं। मिस्टर कीजिंग, द ओल्ड फॉजी हु टीचर्स मैथ्स, वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। मिस्टर कीजिंग जो कि हमारे मैथ्स के टीचर हैं, वो मुझसे शायद बहुत सारे सालों से गुस्सा हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने मुझे बहुत सारी चेतावनी दी
उसके बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स। और जो सब्जेक्ट उन्होंने मुझे ऐसे लिखने के लिए दिया था वो सब्जेक्ट था चैटर बॉक्स, मतलब बहुत ज़्यादा बात करने वाले व्यक्ति के बारे में लिखना था। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। एक चैटर बॉक्स के बारे में कोई क्या लिख सकता है? मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी। आई जॉटेड डाउन द लिटिल टाइटल इन माई नोटबुक। मैंने अपने नोटबुक में इस टाइटल को लिख लिया था। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट। मैंने उसे लिख लिया, अपने नोटबुक में बैग में रख लिया नोटबुक को, और मैंने कोशिश की कि मैं कुछ देर शांत रह सकूं। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। उस शाम जब मैंने अपना सारा होमवर्क ख़त्म कर लिया था तो वो जो नोट लगी हुई थी वो चैटर बॉक्स वाले टाइटल की, उसने अपनी तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। मैंने अपने फाउंटेन पेन के टिप को चबाते हुए ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं उस टॉपिक के बारे में आखिर क्या लिखूं। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments arguments to prove the necessity of talking. कोई भी पेज भरने के लिए शब्दों के बीच में काफ़ी बड़े बड़े गैप रख सकता था। शब्दों अक्षरों के बीच में गैप रख करके एक पेज भर सकता था उस टाइटल के बारे में लिखने के लिए। लेकिन मैंने जो सोचा वो ये था कि मैं कुछ ऐसा लिखूंगी जिससे ये प्रूफ हो जाए कि चैटर बॉक्स होना भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है, बात करना भी कितना इम्पॉर्टेंट होता है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद मुझे अचानक एक आइडिया आया। I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. मैंने मिस्टर कीजिंग के दिए हुए इस टाइटल पे लगभग 3 पन्ने लिख लिए और अब मैं बिल्कुल संतुष्ट थी। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. मैंने उसमें ये लिखा कि एक विद्यार्थी के लिए बात करना कितना ज़रूरी है और मैं एक विद्यार्थी होने के नाते इस आदत को थोड़ा कंट्रोल में रखने की कोशिश करूँगी। But that I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if not more, that there is not much you can do about inherited traits. लेकिन हाँ, मैंने ये भी लिखा कि मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ, इसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी माँ जो है वो भी बहुत बात करती हैं और जो हमारा इनहेरिटेड नेचर होता है, जो हमारे आनुवंशिक गुण होते हैं, उन्हें पूरी तरह से बदला नहीं जा सकता। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे। मिस्टर कीजिंग मेरे इस ऐसे को पढ़ के बहुत हंसे और फिर उन्होंने मुझे एक और ऐसे लिखने के लिए दे दिया एक दूसरे टॉपिक पे। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। और इस बार जो उन्होंने टॉपिक दिया था वो था इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, मतलब एक ऐसा बादूनी व्यक्ति जिसको ठीक करना, सुधारना बिल्कुल असंभव सी बात है, एक इम्पॉसिबल बात है। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons. मैंने ऐसा करने के लिए सोचा कि मैं लिखूंगी और मिस्टर कीजिंग को कंप्लेन का कोई मौका भी नहीं मिलना चाहिए। However, during the 3rd lesson, he would finally had enough. जो भी हो, तीसरा लेसन आते आते उन्होंने कहा, एनी फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, राइट एन essay इन टाइटल क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। उन्होंने मुझे कहा कि इस बार तुम्हें जो तीसरी बार, मैंने दूसरी बार जब लिख के ऐसे उन्हें दिखा दिया तो तीसरी बार उन्होंने मुझे फिर से एक होमवर्क असाइन किया जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक ऐसे लिखना है जिसका टाइटल होगा क्वैक क्वैक क्वैक। द क्लास रोड, पूरे क्लास में शोर होने लगी। आई हैड टू लाफ टू, दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। यहाँ तक कि मुझे भी हंसी आ गई, क्योंकि अब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि चैटर बॉक्सेस के बारे में लिख लिख के मेरी जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो भी अब ख़त्म हो चुके थे। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, लेकिन इस बार कुछ अलग लिखना था, समथिंग ओरिजिनल जो सच हो। माई फ्रेंड सैन,
who's good, who is good at poetry, offered, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. मेरा दोस्त, मेरा मित्र, जिसका नाम सैन है, वो पोएट्री में काफ़ी अच्छा है। उसने मुझे ये ऑफ़र दिया कि वो मेरे इस एसे को लिखने में मेरी मदद करेगा। तब मैं इस बात को सुन के बहुत खुश हुई। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिक्यूलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। मिस्टर कीजिंग जो थे वो मुझसे इस सब्जेक्ट के बारे में लिखवा के मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन मैंने ये तय कर लिया था कि मैं इसके बारे में लिख के उन्हीं का मजाक उड़ा दूंगी। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। मैंने अपना पोएम लिख लिया था, ख़त्म कर लिया था, और ये वाकई में एक खूबसूरत कविता थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. ये कहानी जो थी वो एक माँ डक, एक माँ बतख, एक पिता बतख और उनके 3 बच्चों की थी, जिन्हों उनके पिता ने सिर्फ इसलिए पीट पीट के मार डाला क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। लकली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, और ये मेरी किस्मत ही थी कि मिस्टर कीजिंग ने मेरे इस जोक को सही तरीके से लिया। उन्होंने गुस्सा नहीं किया। He read the poem to the class, adding his own comments. उन्होंने ये पोएम पूरी क्लास के सामने पढ़ी और अपने कमेंट्स भी उसमें लगाए, जोड़े, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। इसके अलावा उन्होंने दूसरे क्लासेस में भी ये पोएम पढ़ी। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। उस दिन के बाद से ही मुझे क्लास में बात करने की पूरी आज़ादी थी और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कंट्ररी, मिस्टर कीजिंग इज़ ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। और बल्कि इसके ठीक उलट, मिस्टर कीजिंग जो हमेशा से ही सख्त रवैये वाले थे, अब वो खुद इन दिनों जोक्स करने लगे हैं, हंसने हंसाने लगे हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। इट वुड बी क्वाइट हेल्पफुल टू यू इन योर एग्जामिनेशन इफ़ यू लिसन टू इट केयरफुली। इफ़ यू हैव एनी query or suggestions you want to put, you can let me know in the comment section through your comments. If you like my explanations, please share it to your friends, subscribe my channel and keep on watching. Thank you very much for watching. Have a good day.